ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీజనరేటివ్ సెంటర్. ఇక మీ నొప్పులు శాశ్వతం కావు. डिजिटल कनेक्शन भी है, शौचालय टॉयलेट भी है. एक लगभग 20 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने वाला काम 4 करोड़ घर बनाकर मोदी जी ने किया है. मोदी जी ने पूरे देश में उज्ज्वला योजना से हर गरीब के घर तक गैस का कनेक्शन पहुंचे, उनको एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनें चूल्हा से मुक्त हो जाए. अभी जल जीवन मिशन से मोदी जी हर घर नल से जल पहुंचाने का काम करें. सभी के घरों में अब नलके से घर में पानी पहुंचेगा. पहले 3 करोड़ थे 2014 में, उसको 13 करोड़ बढ़ा दिया है और आगे आने वाले 2-2.5 साल में देश के हर घर तक नल से जल पहुंचेगा. मित्रों, ये सब काम मोदी जी ने उस वर्ग के लिए किया जिसकी कभी भी पहले इतनी चिंता नहीं की गई. आखिर वो 11 करोड़ टॉयलेट, 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ इज्जत घर जो गरीबों के घर में बनाने का काम मोदी जी ने किया, उससे हमारी नारी शक्ति का सम्मान हुआ, उनकी इज्जत बची और उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है कि अभी खेत में जाओ, सूरज उगने के पहले, सूर्योदय के पहले खेत में जाओ और दिन में किसकी तबीयत ठीक नहीं हो तो अब तकलीफ सहन करनी पड़े. ये मजबूरी से हमारी माता बहनें बेटियों को मुक्त किया है. मोदी जी के दिल में हर गरीब के लिए संवेदना है, चिंता है. He cares for the poor. He cares for the marginalized section of society. He cares for all those who have suffered for so many years under Congress rule. आखिर इतने सारे नेता आए, इतने प्रधानमंत्री आए, क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं लाई थी क्या? कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे देती रही. 1971 में, 1971 में राहुल गांधी की दादी ने विश्वास दिलाया था, जनता को प्रॉमिस किया था कि वो गरीबी मिटाएंगी, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं किया गरीबों के लिए. राहुल गांधी जी के पिताजी माननीय श्री राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री बने. राजीव गांधी जी ने तो देश को बोल दिया कि मैं 100 रुपए गरीबों के लिए भेजता हूं, सिर्फ 15 रुपए ही गरीब तक पहुंचते. 85% कमीशन, दलाल, करप्शन उसमें चले जाते हैं. लेकिन इसको कभी वो समाधान नहीं ढूंढा, इसको रोका नहीं. कांग्रेस यानी करप्शन, कांग्रेस यानी फैमिली रूल, कांग्रेस यानी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स. कांग्रेस के शासन में गरीब की चिंता नहीं होती है, सिर्फ परिवारवाद होता है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति होती है. कांग्रेस के राज्य में कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है. कांग्रेस भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ाता है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं करता. तेलंगाना ने एक भ्रष्ट बीआरएस की सरकार तो निकाली, लेकिन जो नई सरकार आई है
उसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत अब एक विकसित देश बनेगा, और विकसित देश भारत तभी बनेगा जब भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भारत से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, जब तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी, सभी को समान न्याय मिलेगा, सभी को सब सुख सुविधा मिलेंगी जो हर एक का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को तोड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। क्या आपने कभी सुना कि गरीब को घर देते हुए या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हुए या उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर या आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सेवा देते समय क्या आप में से कोई बता सकता है कि आपकी जात पूछी थी क्या? आपका धर्म पूछा था क्या? आपकी भाषा पूछी थी क्या? आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में बिना भेदभाव, कभी भेदभाव नहीं होता है। एक समाज और दूसरे समाज, एक धर्म और दूसरे धर्म, एक राज्य और दूसरे राज्य, एक भाषा और दूसरी भाषा के बीच भेदभाव नहीं होता है। सबका सामान्य अधिकार है, सबको सामान्य न्याय मिलता है। और इसीलिए अगर हमें वंशवाद खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। बीबी पाटिल जैसा समाज सेवक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनता है तो उनके दिल में अपने लोगों के लिए चिंता रहती है। विरोधियों की तरह नहीं, जो करोड़ों रुपए बांटते हैं, करोड़ों रुपए खर्चते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस सीट देती है, बीजेपी नहीं देती है। और बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनता है, और आगे चल के जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी के कोई परिवार पॉलिटिक्स में नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कोई माई बाप नहीं था पॉलिटिक्स में। दोनों हमारे प्रधानमंत्री कर्मठ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बने। मित्रों, तेलंगाना के सामने आज कोई पर्याय नहीं है। अगर एक अच्छी सरकार जो ईमानदार हो, जो मेहनत करे, जो गरीबों का कल्याण करे, देश से गरीबी को खत्म करके सभी को सुख समृद्धि मिले। आखिर मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 25 करोड़ लोगों को। अब मोदी जी ने गारंटी किया है देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, देश में हर एक के पास पक्का घर होगा, देश में सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। देश जब बड़े मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करता है, तब हमारे युवा युवतियों को नौकरी मिलती है, कारोबार करने को मिलता है, व्यापार बढ़ता है, उद्योग लगता है। और चाहे सरकार हो या निजी क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्री हो, ट्रेडर हो या रिटेलर हो, सभी को मौका मिलता है काम करने का, अपने जीवन का शिल्पकार बनने का। You are the master of your destiny. And Prime Minister Modi will help you, is working 24/7 to make India a developed nation by 2047.
Modi ji has guaranteed that India will become an economy where everybody's needs are taken care of. हर एक व्यक्ति की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो मोदी की गारंटी है, उसको मोदी जी ध्यान रखेंगे, जिससे देश और देशवासी 140 करोड़ भारतवासी बड़े सपने देख सकते हैं, बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं और बड़े लक्ष्य के लिए हम सब मिलके मेहनत कर सकते हैं। क्या आप में से कोई भी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? कोई एक व्यक्ति यहाँ पे चाहता है कि राहुल गांधी जी इस देश को नेतृत्व करें? क्या किसी को लगता है कि मोदी जी के सामने कोई टक्कर में है? अब मोदी जी को 400 सीट से ज्यादा देश आशीर्वाद के रूप में उनके झोली में डालने वाला है और ये 400 सीट पे बीबी पाटिल अवश्य होने चाहिए। तेलंगाना में हमको स्वीप करके मोदी जी की झोली में इतना आशीर्वाद भेजना है, इतना आशीर्वाद भेजना है कि मोदी जी को भी ताकत मिले देश को तेज गति से आगे लेके जाने के लिए। मित्रों, ये जो आगे आने वाले 2024 का चुनाव है, ये भारत का भाग्य निर्धारित करने वाला चुनाव है। नमस्कार, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में 2 बार मेरे को आपने आशीर्वाद आके पार्लियामेंट भेजे थे। फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले दिनों में भी इस तरीके का जैराबाद पार्लियामेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो फिर एक बार अपने को पार्लियामेंट जाना चाहिए। अब सभी लोगों का बोलना है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार के अब तो बार 400 पार में अपनी एक हिस्सेदार होना जरूरी है। इसके लिए आप सब लोग का सहकार्य होना चाहिए। पिछले 2 बार आपने मेरे को चुन के देने के बाद मैं तेलंगाना का साथ साथ ही अपने जैराबाद पार्लियामेंट के लिए बहुत सारे रोड्स होने दो, रेलवेज होने दो, रोड होने दो, केंद्रीय विद्यालय होने दो, इंडस्ट्रीज होने दो, इसके लिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके काम करने का काम किया है। इसके बावजूद भी जैराबाद पार्लियामेंट एक बैकवर्ड पार्लियामेंट रहने की वजह से और बहुत सारे काम पेंडिंग है, पेंडिंग काम पूरा करने बोले तो फिर एक बार दिल्ली जाके काम पूरा करना जरूरी है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी एक एक काम करके पूरा करेंगे। हमारे तेलंगाना में ओबीसी के लिए बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है, मराठा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, इसके अलावा पंचायत कम्युनिटी भी ओबीसी के इंतजार में है। डेफिनेटली पिछले 10 साल में ओबीसी के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किए थे, सब काम हो गया, अभी वो मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। आने वाले सरकार में वो काम हम जरूर करेंगे, ऐसा सभी हमारे ओबीसी के लगने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में भी इससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हम जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार बीजेपी की रहने वाली है और अपनी बीजेपी की से पार्लियामेंट रहने के बाद और जिससे ज़्यादा काम करने का अपने को मौका मिलने वाला है। अभी हमारे पीयूष गोयल साहब ने बताया जैसा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम करके भारत देश के आखिरी आदमी तक सब सेवाएं देने का काम किया। सो इसलिए मैं आप सबकी तरफ से मैं तेलंगाना की प्रजा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली हमारा भारत देश दुनिया में एक अच्छा देश बोल के माना जाता है, भारत देश को विश्व गुरु बोल के माना जाता है। अभी बताया जैसा आने वाले दिनों में हमारा जो इकोनॉमी है थर्ड इकोनॉमी बनने जाने वाला है। हमारा जीडीपी भी सबसे अच्छा जीडीपी है। इसके साथ साथ ही हमारे बहुत सारे सबका साथ सबका विकास सबका समाज का नारा लेके सभी लोगों के लिए काम करने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किए। सभी लोग चाहते हैं कि और एक बार मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने और भारत देश की सेवा करें और बचे से लोगों के लिए और भी अलग अलग सेवाएं करके उनका योगदान देने का लिए लोग चाहते हैं। डेफिनेटली अभी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो तेलंगाना का मैनिफेस्टो पूरे का पूरा गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बनाए से इस तरीके का मैनिफेस्टो लेकर आप लोगों ने आज आपके सामने आए से मेरे को पूरा भरोसा है। तो बताना चाहता हूँ पिछले 10 साल में हमने जो काम किया उसको आपके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, तो आपको सबको पता है। हमने ఇక్కడ విచ్చేసిన జిల్లా నాయకులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు। మరి బీబీ పాటిల్ గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థించు మరి అత్యంత భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన ఇక్కడ అందరిపై ఉన్నది। మరి మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు, ఓ మాట అన్నాడు, परसों बोला प्रेस मीट पे
బీజేపీలో ఏముంది అని అన్నాడు. నేను చెప్తా బీజేపీలో ఏముందో. బీజేపీలో దేశ భక్తి ఉంది, బీజేపీలో దేశ రక్షణ ఉంది, బీజేపీలో నారీ శక్తి ఉంది, బీజేపీలో యువ రక్తి ఉంది, బీజేపీలో యువ శక్తి ఉంది. అన్నిటిని మించి బీజేపీలో నరేంద్ర మోడీ గారు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ ఏముంది, ఏముంది, ఉన్నది. అన్నిటి మించి పప్పులట్టు రాజున్నాడు. ఆయన ప్రధాన అభ్యర్థిగా పెడతారు. మన మోదీ గారు చరిష్మాబు గారు నవ్వుతారా? మోదీ గారు వస్తే ఒక సునామీ వస్తారు. ఏ శక్తులైనా ఆ సునామీ కూడా కొట్టుకోపోవాల్సిందే. సో ఇవాళ ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంగా ఇంకా 20 రోజులు ఎలక్షన్. ఈ 20 రోజులు మనం కష్టపడితే బీబీ పాటిల్ గారి గురించి, మోదీ గారి గురించి కష్టపడితే 5 ఏళ్ళు నిర్మాణంగా ఉండొచ్చు. మన భవిష్యత్తుకి రక్షణ ఉంటది, మన పిల్లల భవిష్యత్తుకి రక్షణ ఉంటది, ముఖ్యంగా హిందుత్వానికి రక్షణ ఉంటది, హిందూ దేవాలయానికి రక్షణ ఉంటది, దేవుడికి రక్షణ ఉంటదని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఇవాళ సిగ్గు తెచ్చుకోవాలి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. ఇవాళ ఏం మాట్లాడుతున్నారు? మొన్నదాకా హిందుత్వం మీద మాట్లాడితే కేసులు పెట్టిరు, గోరక్షణ మాట్లాడితే కేసులు పెట్టిరు. సిగ్గు శరం లేకుండా ఇవాళ జై శ్రీరామ్ అంటున్నారు. జై శ్రీరామ్ ఓన్లీ బీజేపీ కార్యకర్త హక్కు అని నేను సభ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మరి ముఖ్యంగా అందరూ కూడా బీబీ పాటిల్ గారి నాయకత్వాన్ని సమర్థిస్తూ గట్టిగా 20 రోజులు పనిచేస్తూ మనం రోజు ఒక 10 ఫోన్లు చేయాలి. ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడ 1000 మంది ఉన్నారు, 40,000 మంది. ఒక్కొక్కరు 10 ఫోన్లు చేసి అలా చెప్పాలి. బీబీ పాటిల్ గారికి వెళ్ళాలి. మోదీ గారు కోట్ అడిగితే ఓటు తింటారు కదా, వద్దు అంటే తింటారు కానీ మోదీ గారు కోట్ అడిగితే ఓటు తింటారు. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త నిబద్ధత కలిగిన సైనికుడు లెక్క ఒక 20 రోజులు కష్టపడితే బీబీ పాటిల్ గారు అదృష్టం ఉంటే కేంద్ర మంత్రివర్గం కూడా కావచ్చు. బీజేపీ పార్టీ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంది. సో మన హైదరాబాద్ రూపురేఖలు మార్చగలిగే సత్తా ఒక సౌమ్యుడు బీబీ పాటిల్ గారికి. అందరూ కూడా ఓటు వేయవలసిందిగా మనం చేస్తూ మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన అందరూ జిల్లా నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముఖ్యంగా హిందూ వీరులు, సోదరులందరూ కూడా నమస్కరిస్తూ జై హింద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.